हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा 5th चैप्टर चल रहा है यात्रियों के नज़रिए से। यहाँ पे हमने ये मैप देखा था जिसमें कुछ नाम है जो इब्न बतूता जिस तरह से जानता था उस तरह से इसमें नाम लिखे गए हैं। और यहाँ पे इब्न बतूता ने भ्रमण किया था। जैसे काबुल है, काबुल के आसपास देखिए गजना, परवान, ये नाम इब्न बतूता द्वारा इस तरह से लिखे गए हैं। ये देखिए, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, यात्रा करना अधिक असुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूहों द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे। यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इसे भी राजमार्गों के लुटेरों को रोका नहीं जा सकता। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे, जिनमें इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हो गए। यानी कई बार उनको ऐसी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी जिसमें कई बार यात्रियों की जान भी चली जाती थी। जिज्ञासाओं का उपभोग। जैसा कि हमने देखा है कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है वह रूस भी गया हो, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्राएं की। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। यहाँ पे देखिए एक स्रोत हमें मिलता है शिक्षा तथा मनोरंजन नामक शीर्षक से। इब्न जुज़ाई, जिसे इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया, वो अपनी प्रस्तावना में क्या लिखता है कि राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया कि वे इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों का तथा अपनी स्मृति में बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृतांत लिखवाएं, और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से वे जिनसे मिले उनके महान साहित्यकारों के तथा उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताएं। तदनुसार उन्होंने इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आँखों को प्रसन्नता दी। साथ ही उन्हें कई प्रकार के असाधारण विवरण जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हैं दिए। वह असाधारण चीज़ों के बारे में बताया जिनके संदर्भ से अभिरुचि जगी। यानी वहाँ के राजा ने जो निर्देश दिए उसके हिसाब से इब्न जुज़ाई नाम के लेखक ने इब्न बतूता के ऊपर जो भी उसकी यात्राओं के ऊपर कुछ लिखा, उसके वृत्तांतों को नोट किया, वो वहाँ के लोगों को बहुत ही अद्भुत लगे, बहुत ही अभिरुचि उनकी जगी इन चीज़ों को सुन के, वहाँ के स्थानों के बारे में। अब देखिए इब्न बतूता के पद चिन्हों पर 1400 से 1800 के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत लिखे। उसी समय भारत से मध्य एशिया, ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे। इन लेखकों ने अल बिरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया। इनमें से कुछ ने इन पूर्ववर्ती लेखकों को पढ़ा भी था। इनमें सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज़ाक समरकंदी, जिसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी, महमूद वली बल्खी, जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी, शेख अली हाजिन जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया था, ये भी शामिल है। इनमें से कुछ लेखक भारत से सम्मोहित थे और यहाँ तक कि उनमें से एक महमूद बल्खी तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया। कुछ अन्य जैसे कि हाजिन भारत से निराश हुए और यहाँ तक कि घृणा भी करने लगे। वे भारत में अपने लिए एक उत्सवीय स्वागत की आशा कर रहे थे और उनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभों के देश के रूप में देखा। यानी कुछ लेखक जो यात्रा करते थे दूसरे यात्रियों के वृत्तांतों से प्रेरित होके, फिर वो क्या करते थे, उनके लेखों को पढ़ते थे, कुछ अनुभव उनका लेके, और फिर उसके बाद वो यात्रा शुरू करते थे। यहाँ पे देखिए आग के चारों तरफ कुछ यात्री बैठे हुए दिखाए गए हैं। 18वीं शताब्दी का एक चित्र जिसमें यात्रियों को आग के आसपास इकट्ठा हुआ बताया गया है। अब इनमें से कुछ यात्री जो है बहुत ज़्यादा खुश होते थे और कुछ यात्री निराश भी होते थे। अब यहाँ पे देखिए हमें जो याद रखने लायक चीज़ यहाँ पे दी गई है वो है अब्दुल रज़ाक समरकंदी, इसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरी महमूद वली बल्खी, इसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की, और शेख अली हाजिन 1740 के दशक में उत्तर भारत आया। यानी दक्षिण भारत में समरकंदी 1440 और उत्तर भारत में शेख अली हाजिन 1740।
और इन दोनों के बीच में आ जाता है महमूद वली बल्कि 1620 के दशक में। इसने व्यापक रूप से सभी जगह की यात्राएं की। हम जबकि मेनली यहाँ पे 3 यात्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बीच में ये जो छोटे छोटे यात्री हमें इनसे प्रेरित होके दिए गए हैं, इनको भी याद रखना ज़रूरी है। फिर देखिए थर्ड पॉइंट, जो हमारा थर्ड यात्री है फ्रांसवा बर्नियर। अब एक विशेष चिकित्सक भी था ये, और इसने भारत आके क्या क्या हासिल किया, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जेसुइट रॉबर्टो नोबिली ने तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम दुआर्ते बरबोसा का है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्याएं बढ़ने लगी। इनमें एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जोहरी जियो बैप्टिस्ट तेवर्नियर था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्राएं की। यहाँ पे हम ये जो जोहरी है इसके बारे में याद रखेंगे। जोहरी तेवर्नियर ये फ्रांसीसी यात्री था। इसने 6 बार भारत की यात्रा की है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन से किस यात्री ने की है, तो वो था तेवर्नियर। इनमें से कई यात्री जैसे इतावली चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। ये देखिए कुछ कुछ यात्री तो ऐसे भी होते थे जो हमेशा के लिए यहीं के होके रह गए, उन्हें इतना भा गया भारत कि वो वापस ही नहीं गए। कुछ सन्यासी भी बन गए और कुछ ऐसे थे जिनको नफरत भी हो गई यहाँ से। फिर देखिए फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। कई और लोगों की तरह वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष रहा। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में हमें याद करने के लिए कि 1656 से 68 तक लगभग 12 वर्ष वह भारत में रहा और मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में, यानी वो दारा का चिकित्सक बन के रहा, कौन, फ्रांसवा बर्नियर। और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में भी रहा। यहाँ पे देखिए हमें इसका चित्र दिया गया है। 17वीं शताब्दी के एक चित्र में बर्नियर को यूरोपीय पोशाक में दिखाया गया है। देखिए यूरोपीय पोशाक इस तरह से हुआ करती थी, टोपी एकदम से। और नेक्स्ट चित्र में हमें भारतीय पोशाक में तेवर्नियर का चित्र दिखाया गया है। ये देखिए किस तरह से मुगल टाइप की इसने भारतीय पोशाक धारण कर रखी है। फिर देखिए मुगल सेना के साथ यात्रा। अब बर्नियर जब यात्राओं पे जाता था और मुगल सेवा में भी लगा हुआ था, तो उनके साथ जाने का उसे मौका मिलता रहता था। तो बर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ यात्राएं की। यहाँ सेना के कश्मीर कूच के संबंध में दिए गए विवरण से एक अंश दिया जा रहा है। इस देश की प्रथा के अनुसार मुझसे 2 अच्छे तुर्कमान घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती है और मैं अपने साथ एक शक्तिशाली फारसी ऊंट तथा चालक, अपने घोड़ों के लिए एक साइस, एक खानसामा तथा एक सेवक जो हाथ में पानी का पात्र लेकर मेरे घोड़े के आगे चलता है भी रखता हूँ। मुझे हर उपयोगी वस्तु दी गई है, जैसे औसत आकार का एक तंबू, एक दरी, 4 बहुत कठोर और हल्के बेतों से बना एक छोटा बिस्तर, एक तकिया, एक बिछौना, भोजन के समय प्रयुक्त गोलाकार चमड़े के मेज़पोश, रंगे हुए कपड़ों के कुछ अंगोछे या नैपकिन, खाना बनाने के सामान से भरे 3 छोटे झोले जो सभी एक बड़े झोले में रखे हुए थे, और यह झोला भी एक लंबे चौड़े और सुदृढ़ दूरे बोरे तथा चमड़े के पट्टों से बने जाल में रखा है। इसी तरह इस दूरे बोरे में स्वामी तथा सेवकों की खाद्य सामग्री, साम्राज्य, कपड़े और वस्त्र रखे गए हैं। मैंने ध्यानपूर्वक 5-6 दिन के उपभोग के लिए बढ़िया चावल, सौंफ जो एक प्रकार का शाक और पौधा होता है, सुगंध वाली मीठी रोटी, यानी सौंफ की मीठी रोटी, सौंफ तो हम जानते हैं क्या होती है, नींबू तथा चीनी का भंडार साथ रखा है। साथ ही मैं दही को टांगने और पानी निकालने के लिए प्रयुक्त छोटे लोहे के अंकुश वाला झोला लेना भी नहीं भूला हूँ। इस देश में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी वस्तु कोई नहीं मानी जाती है। यानी
खाने पीने के मामले में उसको जो है नींबू का शरबत और दही बेस्ट लगता था। और उसने ये भी बताया है कि मुग़ल सेवा में रह के उसे क्या क्या जो है सुविधाएं मिलती थी। फिर देखिए भारत के विषय में विचारों का निर्माण व प्रसार। भारत के विषय में विचारों का सृजन और प्रसार कर यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांतों ने उनकी पुस्तकों के प्रकाशन और प्रसार के माध्यम से यूरोपीय लोगों के लिए भारत की एक छवि के सृजन में सहायता की। बाद में 1750 के जब शेख 1750 के बाद जब शेख इतिसमुद्दीन तथा मिर्ज़ा अबू तालिब जैसे भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की तो उन्हें यूरोपीय लोगों की भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा और उन्होंने तथ्यों की अपनी अलग व्याख्या के माध्यम से इसे प्रभावित करने का प्रयास किया। यानी यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के विषय में जब यूरोपीय यात्रियों और उनकी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ तो यूरोपीय लोगों के लिए भारत की छवि बन गई एक कि भारत इस तरह से था। और बाद में जब 1750 के बाद जब ये इतिसमुद्दीन और मिर्ज़ा अबू जैसे लोगों ने जैसे भारतीय लोगों ने यूरोप की यात्रा की तो यूरोपीय लोगों की भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा। यानी उन्हें फिर जो भारतीय लोगों की छवि उनके मन में बनी हुई थी जबकि वो नहीं जानते थे भारतीय कैसे, वो सिर्फ जो है यात्रियों के लेखों में बनी छवि को ही जानते थे कि भारतीय ऐसे होते होंगे। तो उस छवि का उन्हें सामना करना पड़ता था और तथ्यों की अपनी अलग व्याख्या के माध्यम से इसे प्रभावित करने का प्रयास भी किया। उन्होंने फिर उन तथ्यों को कुछ प्रयास किया कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। फिर देखिए बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुए और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन, इताली भाषाओं में इनका अनुवाद हो गया। यानी बर्नियर के जो कार्य है भारत के अंदर रहते हुए ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे यूरोप में। और 1670 और 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था और 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हुआ। यह अरबी और फारसी वृत्तांतों जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था और जो 1800 से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं होते थे उसके पूरी तरह से विपरीत था। यानी बर्नियर के जो वृत्तांत हैं उनको बहुत ज़्यादा फेम मिली यूरोप के अंदर, बहुत पसंद किया गया। फिर देखिए वापस से अब हमने बेसिक जो है इनके बारे में, यात्रियों के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इनके बारे में कुछ और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं इन सभी यात्रियों के बारे में अलग से देखेंगे। विशाल पहुंच वाली एक भाषा, संस्कृत के विषय में अल बिरूनी क्या लिखता है ये देखेंगे हम कि यदि आप इस कठिनाई से पार पाना चाहते हैं, कौन सी कठिनाई, संस्कृत भाषा को सीखने की, तो ये आसान नहीं होगा क्योंकि ये अरबी भाषा की तरह ही शब्दों, विभक्तियों दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है और इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द, मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते हैं और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है जिन्हें भली प्रकार समझने के लिए विभिन्न विशेषक संकेत पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना बहुत आवश्यक है। यानी ये जो है संस्कृत को सीखने की जो कठिनाइयाँ होने वाली है और इस भाषा की जो बहुत सारी विशेषताएं है वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। फिर देखिए 4th पॉइंट हमारा एक अपरिचित संसार की समझ, अल बिरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा। समझने में बाधाएं और उन पर विजय, यानी संस्कृत को समझने में उससे क्या बाधाएं आई और फिर उसने कैसे विजय पाई। जैसा कि हमने देखा है यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा सामान्यतः उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। उदाहरण के लिए अल बिरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। इनमें से पहला अवरोध भाषा थी। उसके अनुसार संस्कृत अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरे में अनुवादित करना आसान नहीं था। उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी और तीसरा अवरोध अभिमान था। यहाँ रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल बिरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा और उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों और मनुस्मृति आदि से अंश उद्धृत किए। यानी अल बिरूनी को क्या क्या समस्याएं लगती थी संस्कृत भाषा को सीखने में,
सबसे पहले तो उसके हिसाब से ये जो भाषा है अरबी फारसी से बहुत ज़्यादा भिन्न थी, तो अनुवाद इसका बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर सेकंड उसे लगता था धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता, यानी वो कहीं ना कहीं अगर अनुवाद करता है तो फारसी और संस्कृत के जो धार्मिक अवस्था है, क्योंकि ये ब्राह्मण जो धर्म है उसमें यूज़ होता था ज़्यादातर संस्कृत भाषा, तो उसको उस धर्म के ग्रंथ में अनुवाद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। और तीसरा अवरोध था अभिमान, यानी कि उनको ये अभिमान रहता था कि हम इन धर्म के लोगों के इन ग्रंथों को कैसे पढ़ें या इनको कैसे अनुवादित करें या इनसे हम इस तरह से ज्ञान प्राप्त करें। फिर भी इन कठिनाइयों को पार करते हुए अल बिरूनी ने ऐसा किया। अल बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। अब जाति व्यवस्था का विवरण कैसे देता है अल बिरूनी? अल बिरूनी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी: घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक, और अंत में कृषक और शिल्पकार। यानी वो समाज के 4 वर्ग बताता है। अब देखिए, जिस तरह से हम समाज को 4 वर्गों में बांटते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसने इस व्यवस्था को किस प्रकार समझा और अपने हिसाब से उसने क्या व्याख्या की कि एक तो वर्ग हो गया घुड़सवार और शासक वर्ग, जिसको हम लोग क्षत्रिय कहते हैं। फिर उसने सेकंड बताया भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित, ये जो हम ब्राह्मण जो हम अपना वर्ग बताते हैं ना, फर्स्ट वाला, वो उसने ये बताया है। खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक, ये हो गए इसके वैश्य जो हम बताते हैं। और अंत में कृषक, शिल्पकार, जो हमारे शूद्र वर्ग में आते हैं। इन चारों वर्गों को इसने अपने शब्दों में व्याख्या की है। दूसरे शब्दों में वह यह दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक सीमित नहीं थे। इसके साथ ही उसने यह दर्शाया कि इस्लाम में भी सभी लोगों को समान माना जाता था और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। यानी ये कहना चाहता है कि इस्लाम में भी सभी लोग समान थे, लेकिन उनमें भिन्नताएं भी थी और वो थी धार्मिकता के पालन में। यानी जो जितना कठोरता से पालन करता था वो उतना ही उच्च वर्ग का माना जाता था। फिर देखिए, ईश्वर ही जानता है। यात्री हमेशा उन्हें बताई गई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। अल बिरूनी को जब ऐसी लकड़ी की मूर्ति की कहानी के बारे में पता चला तो तथाकथित रूप से 2,16,432 वर्षों तक वो अस्तित्व में रही। तो वह पूछता है कि फिर लकड़ी इतने लंबे समय तक अस्तित्व में कैसे रही होगी, विशेष रूप से ऐसे स्थान पर जहाँ हवा और मिट्टी काफ़ी आर्द्र होती है। तो ईश्वर ही जानता है। जब किसी बात का उसको कोई आंसर नहीं मिलता था या उसके बारे में कोई प्रूफ नहीं मिलता था और उसे विश्वास नहीं होता था, तो फिर वो ये सोच लेता था कि ईश्वर ही जानता है, पता नहीं ये कैसे हुआ होगा, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। फिर देखिए, जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। यानी वो जो है जातिवाद के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या जो वर्गों के अनुसार है उसको मानता था, फिर भी उसने जो अपवित्रता की मान्यता है, जो शूद्र है उनको अपवित्र माना गया, उसकी मान्यता को उसने अस्वीकार कर दिया। उसने लिखा कि हर वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। जैसे सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अल बिरूनी जोर दे के कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। यानी वो वर्ण व्यवस्था को मानता भी था, लेकिन ये जो अपवित्रता की धारणा है ना वर्ण व्यवस्था में कि शूद्र अपवित्र होते हैं, वो ये नहीं कर सकते, स्त्रियां वो नहीं कर सकती, तो ये थोड़ा सा इसके विरुद्ध था कि जो चीज़ है समाज में, संसार में, वो जो अपवित्र हो जाती है किसी कारण से, वो फिर से पवित्र होने की ताकत भी रखती है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है अल बिरूनी किस प्रकार करता है कि सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है, जिनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि वे ब्रह्मन के सिर से उत्पन्न हुए थे। और क्योंकि ब्रह्म प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भाग है और इसी कारण से हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं।
अगली जाति क्षत्रियों की है, जिनका सृजन ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण के कंधों और हाथों से हुआ है। उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं है। और उनके पश्चात वैश्य आते हैं, जिनका उत्पन्न ब्राह्मण की जंघाओं से हुआ है। और शूद्र, जिनका सृजन उनके चरणों से हुआ है। अंतिम दो वर्गों के बीच भी अधिक अंतर नहीं है, लेकिन इन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी ये एक साथ एक ही शहरों और गांव में रहते हैं, समान घरों और आवासों में मिलजुल कर। अब यहाँ पे अल-बिरूनी ये कह रहा है कि इनके धर्म ग्रंथों में इतना वर्ग विभेद होने के बाद भी, यानी ये इतने अधिक अंतर हैं, फिर भी ये लोग एक ही शहर, एक ही गांव, एक ही जैसे घरों में रहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि जैसा कि हमने देखा जाति व्यवस्था के विषय में अल-बिरूनी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह गहनता से प्रभावित था, यानी वो बहुत प्रभावित था इन ग्रंथों से। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए अंत्यज, यानी शाब्दिक रूप में व्यवस्था से परे जो त्याग दिए गए, अंत्यज नामक श्रेणियों से सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। दूसरे शब्दों में, हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था, यानी कहीं ना कहीं इनको सबसे जो है निम्न माना जाता था। लेकिन इनके बिना वर्ण व्यवस्था भी अधूरी है, क्योंकि ये कहीं सस्ता श्रम उपलब्ध करवाते थे तो आर्थिक तंत्र से भी जुड़ गए कि अगर ये नहीं होंगे तो फिर क्या उच्च वर्ग वालों को खुद को श्रमिक बनना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हर वर्ण व्यवस्था है जो किसी के बिना पूर्ण नहीं होती है। हर वर्ग का अपना अहम है, महत्व है, और उससे के मिलने से ही जो वर्ण व्यवस्था है वो संपूर्ण होती है, और हर एक मनुष्य पूरी सृष्टि का भागीदार है। तो चलिए आज हम बस इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं। हमने थोड़ा और अल-बिरूनी के बारे में जाना, और कल हम इब्न बतूता और बर्नियर के बारे में थोड़ा कुछ और पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।